दोस्तों, मैं वैभव शराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां और सरल परिपथ। इसमें दोस्तों हम लोग अपने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 7 की, मतलब लेक्चर 14.7 की। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा पहला टॉपिक है जीनर डायोड। ठीक है, देखिए दोस्तों, जीनर डायोड में हमको ये समझना है कि जीनर डायोड क्या होता है और इसका उपयोग क्या, मतलब कैसे होगा और ये क्यों बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लीजिए जीनर डायोड और आने वाले कुछ स्पेशल टाइप के डायोड। मैं अभी आपको जीनर डायोड पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम लोग फोटो डायोड पढ़ेंगे, फिर हम लोग एलईडी पढ़ेंगे यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो जीनर डायोड है, फोटो डायोड है और लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी है, मतलब ठीक है, ये तीनों, ये सब प्रकार के डायोडों का जो निर्माण होता है वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, यानी ये जो एलईडी है, जीनर डायोड है, फोटो डायोड है, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन सारे पीएन संधि के अलावा जितने भी अलग टाइप के डायोड आपको मिलेंगे वो सारे स्पेशल पर्पस डायोड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी स्पेशल पर्पस डायोड में ही आता है। अब यहां समझिएगा, ये जो जीनर डायोड हमने लिखा है, ठीक है, इसके आविष्कारक यानी कि इसके जिन्होंने इसकी खोज की थी वो कौन थे? वो थे सी जेनर। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि जीनर डायोड की खोज किसने की थी? जीनर ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस डायोड का नाम रखा गया है। ठीक, अब देखिए इसमें खास क्या होता है। इसमें खास बात यह होती है कि अगर हम सामान्य पीएन संधि डायोड की बात करें तो सामान्य पीएन संधि डायोड में क्या होता है कि पहले तो पी टाइप अर्धचालक बनाया जाता है, एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे कि निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे और निज अर्धचालक में अशुद्धि बना के पी टाइप एन टाइप अर्धचालक बना देते हैं। फिर उन दोनों को जोड़ना होता है। जब आप उन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो बनता है वो पीएन संधि डायोड होता है। यहां भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा। ठीक, तो लेकिन इसमें क्या है, ये भी डायोड है तो इसमें भी पी क्षेत्र होगा, एन क्षेत्र होगा। हर डायोड में पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक दोनों को मिलाकर ही डायोड बनता है। डायोड का मतलब ही होता है, डाई का मतलब दो है ना। यहां पे देखिए डायोड में डाई का मतलब होता है दो। तो दो टाइप के अर्धचालक, पी और एन टाइप के अर्धचालक को मिला के ही डायोड बनेगा। लेकिन इसमें खास बात यह होती है कि अगर हम बात करते हैं जीनर डायोड की, तो जीनर डायोड को बनाने के लिए जो पी टाइप अर्धचालक और जो एन टाइप अर्धचालक का इस्तेमाल होता है उन दोनों को हाईली डोप्ड किया जाता है। हाईली डोप्ड का मतलब होता है उसमें अपमिश्रित पदार्थ यानी कि अशुद्धियों को अपमिश्रित पदार्थ भी बोलते हैं। तो अशुद्धियां जो होती हैं या इंप्योरिटी कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में मिलाने से फायदा क्या होता है कि जब आप पीएन संधि बनाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, तो जो पीएन संधि होती है उसके दोनों ओर जो अवक्षय परत बनती है, उस अवक्षय परत की चौड़ाई काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पीएन संधि और जीनर डायोड के बीच की फर्क की। जीनर डायोड जो होता है उसका आविष्कार सी जेनर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जीनर डायोड को बनाने के लिए पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को बहुत ही हाईली डोप्ड किया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें अशुद्धि पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो जीनर डायोड बनता है, वो जीनर डायोड की खासियत एक ये भी होती है कि इस जीनर डायोड को हमेशा उत्क्रम अभिनत में लगाया जाता है। ठीक है, जब भी आप जीनर डायोड यूज करना चाहेंगे या यूज करेंगे तो आप उसे रिवर्स ऑर्डर में ही लगाएंगे, यानी कि उत्क्रम अभिनत में ही हमेशा उसे लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे सामान्य डायोड को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी सामान्य पीएन संधि डायोड को हम लोग किसी परिपथ में प्रदर्शित करना होता है तो हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो त्रिभुज वाला पोर्शन है, जो ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, वो पी टाइप अर्धचालक को दर्शाता है और जो सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, वो एन टाइप अर्धचालक को दर्शाती है। बिल्कुल यहां पे वैसा ही है, बस अंतर इतना है कि जीनर डायोड में जीनर शब्द की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? जेड से। इसलिए देखिए यहां पे एन वाला जो हिस्सा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एन क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि ये जेड की तरह दिखे। इंग्लिश में अल्फाबेट होता है ना जेड, उसकी तरह दिख रहा है, देखिए थोड़ा। ठीक है, जेड फॉर जीनर। इसलिए जीनर डायोड को किसी भी परिपथ में दर्शाने के लिए जो प्रतीक चिन्ह होता है वो
सामान्य पीएन संधि डायोड की तरह ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि इसमें एन वाले क्षेत्र को बिल्कुल स्ट्रेट दिखाया गया है और इसमें एन वाले क्षेत्र को जेड की तरह थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, जीना डायोड को हमेशा उत्क्रम अभिनत में लगाएंगे तभी यूज करेंगे, अग्र अभिनत में कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी खासियत यह होती है कि जब आप जीना डायोड पे कोई उत्क्रम अभिनत लगाते हैं और उत्क्रम अभिनत का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तो जैसे ही आपके द्वारा उत्क्रम अभिनत में लगाए गए विभव का मान भंजक विभव से ज्यादा होता है, वैसे ही क्या होता है, जीना डायोड में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जब जीना डायोड में कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो जीना डायोड के भीतर आवेश वाहकों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे, जिस कारण पीएन संधि डायोड मतलब ये जीना डायोड में धारा का मान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस कारण हम कहते हैं कि जीना डायोड जो है वो एक बार भंजक क्षेत्र में अगर चला गया, एक बार उसका भंजन हो गया, तो फिर उसमें धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फिर वो हीटअप भी हो सकता है और बाकी सारी चीजें परमानेंटली वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे लेकिन देखिए इसका भी एक फायदा है। फायदा यह है कि आप जब जीना डायोड पे कोई भी उत्क्रम अभिनत लगाएंगे और विभव के मान को 0 से बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे आपके द्वारा लगाए गए विभव का मान बढ़ रहा होगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपके द्वारा लगाए गए विभव का मान भंजक विभव से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही आपके द्वारा लगाए गए विभव का मान भंजक विभव से ज्यादा होगा, उसके बाद आप चाहे जितना विभव बढ़ा लीजिए, ठीक है, आप चाहे जितना विभव बढ़ाइए, जीना डायोड के सिरों के मध्य विभवांतर जो होता है वो फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होने वाला। भले पीएन संधि में यानी कि जीना डायोड में धारा का मान चाहे जितना बढ़े, लेकिन विभव का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप यहां पे देख रहे होंगे हमने किसी जीना डायोड के लिए वी आई वक्र बनाया है। वी को एक्स अक्ष पे लिया है, आई को वाई अक्ष पे लिया है, और दोस्तों ये ग्राफ नीचे की ओर डाउनवर्ड इसलिए बना है क्योंकि मैंने बोला कि जीना डायोड को हमेशा उत्क्रम अभिनत में ही यूज किया जाता है, कभी भी उसको अग्र अभिनत में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे उत्क्रम अभिनत में विभव का मान शून्य से बढ़ाया जाता है, धारा के मान में देखिए थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। देखिए धारा को मैंने वाई अक्ष पे बनाया हुआ है, जैसे जैसे विभव का मान बढ़ रहा है धारा के मान में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसे ही आपके द्वारा लगाए गए विभव का मान भंजक विभव से ज्यादा होगा, ठीक है, या भंजक विभव के बराबर होगा, उस जीना डायोड में धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा और विभव के मान में लगभग ना के बराबर चेंज आएगा। अब इसी गुण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जीना डायोड का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रण यानी कि वोल्टेज कंट्रोलर के तौर पे भी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर हमें घरों में और बाकी अप्लायंसेज में, ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घरों में हाई वोल्टेज आ जाता है, लो वोल्टेज आता है, तो उससे क्या होता है, हमारे घर के अप्लायंसेज डैमेज हो जाते हैं। तो अप्लायंसेज डैमेज ना हो इसके लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाता है या वोल्टेज कंट्रोलर लगाया जाता है। तो आजकल जो है वो स्मार्ट टीवी और स्मार्ट अप्लायंसेस जो भी चलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अलग से आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा आजकल जो एलईडी टीएफटी आ रही है, ठीक है, एलसीडी टीएफटी जो टीवी वगैरह आ रहे हैं, मॉनिटर आ रहे हैं, या फिर जो फ्रिज वगैरह आ रही है, रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, उसमें लिखा होता है कि वर्क्स विदाउट स्टेबलाइजर। आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जीना डायोड ऑलरेडी फिट होता है और वोल्टेज रेगुलेशन का काम जो आप बाहर से स्टेबलाइजर लगा के करते हो उसको करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें आजकल के अप्लायंसेज में जीना डायोड पहले से लगा होता है और वोल्टेज रेगुलेशन का जो काम आप स्टेबलाइजर लगा करते हो वो जीना डायोड अकेला कर देता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन जानेंगे कि जीना डायोड का वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि जीना डायोड का वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग किस प्रकार होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस परिपथ में आपको वोल्टेज नियंत्रण करना है उस परिपथ में आप जीना डायोड को लगाइए, लेकिन इस प्रकार से लगाइएगा कि जीना डायोड हमेशा व्युत्क्रम अभिनत में रहे, मतलब उत्क्रम अभिनत में रहे, मतलब रिवर्स बायसिंग में रहे। ठीक है, देखिए रिवर्स बायसिंग के लिए मैंने बताया था, देखिए जीना डायोड को किसी भी परिपथ में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जैसे मैंने यहां बनाया। इसमें जो ट्रायंगल होता है वो पी क्षेत्र को दर्शाता है और जो स्ट्रेट लाइन है वो एन क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई।
ओके, अभी देखिए उत्क्रम अभिनत का मतलब होता है कि पी वाले पोर्शन को, पी टाइप अर्धचालक वाले जो हिस्से को, पी टाइप को किससे जोड़े, निगेटिव से जोड़े, ठीक है, और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ें। जब किसी पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को सेल या बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त अभिनत को क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत बोलते हैं। तो ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में आ गया, ठीक है, रिवर्स बायसिंग में आ गया। अब जब आप जीनर डायोड को इस प्रकार लगा देंगे परिपथ में कि वो उत्क्रम अभिनत में काम करे, फिर जैसे ही आपके द्वारा आरोपित विभव का मान बढ़ेगा तो क्या होता है, शुरुआत में जब विभव का मान बढ़ता है तो जीनर डायोड के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अब विभवांतर बढ़ रहा है, ठीक है, जीनर डायोड के सिरों के मध्य जो उत्क्रम अभिनत में विभवांतर लगाया गया है उसका मान बढ़ता जा रहा है। जब पीएन संधि, जब जीनर डायोड के सिरों के मध्य विभवांतर बढ़ रहा है तो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसे आएगा कि आरोपित विभव का मान जो है वो इसके भंजक विभव के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आरोपित विभव का मान जीनर डायोड के भंजक विभव के बराबर हो जाएगा, जीनर डायोड जो है वो अपने भंजक क्षेत्र में चला जाएगा, अपने ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अगर विभव का मान उसके बाद भी बढ़ता है तो जीनर डायोड के सिरों के मध्य विभव नहीं बढ़ेगा, जितना भी एक्स्ट्रा विभव है, जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो आरएस के सिरों के मध्य ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब विभव का मान घटेगा तो आरएस के सिरों के मध्य विभव घटेगा, लेकिन जीनर डायोड के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी चीज का फायदा हम लोग उठाते हैं कि जब भी आप किसी परिपथ में वोल्टेज नियंत्रण करना चाहते हैं तो उस परिपथ में जीनर डायोड को जोड़ा जाता है और उस जीनर डायोड के साथ एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि जब आरोपित विभव का मान भंजक विभव से ज्यादा हो जाता है और जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन यानी कि भंजक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, इसके बाद अगर विभव का मान और बढ़ता है तो जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध आरएस के सिरों के मध्य छूट जाता है। जब विभव का मान घटेगा तो श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध आरएस के सिरों के मध्य विभव कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जीनर डायोड के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो फिक्स रहेगा, ठीक। अगर मान लीजिए परिपथ में IL धारा प्रवाहित होती है और यहां जो लोड प्रतिरोध लगा है, इस लोड प्रतिरोध में भी प्रवाहित होने वाली धारा IL है, तो लोड प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कैसे निकालेंगे, V0 इज इक्वल टू IL इंटू RL। और देखिए जीनर डायोड के समांतर क्रम में ये लोड प्रतिरोध लगा है, तो लोड प्रतिरोध जीनर डायोड के समांतर क्रम में लगा है, तो जो विभवांतर जीनर डायोड के सिरों के मध्य होगा वही विभवांतर लोड प्रतिरोध के सिरों के मध्य भी होगा और इसे हम लोग VL बोलेंगे। V मतलब विभवांतर है, सॉरी VZ बोलते हैं, ठीक है। VZ का मतलब, V मतलब विभवांतर और Z का मतलब होता है जीनर वोल्टेज, ठीक है। एक बार भंजक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जीनर डायोड के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और फिर वो कांस्टेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज, ठीक है। तो ये VZ जो लिखा है वो जीनर वोल्टेज को दिखा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी परिपथ में जीनर डायोड का प्रयोग करके वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि डायोड। अब सबसे पहले तो बात ये उठती है कि हमें ये जानना चाहिए कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि डायोड क्या होता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ये एक विशेष प्रकार के डायोड ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। लेकिन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब देखिए यहाँ पे दो शब्दों को मिलाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप जान ही रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग अर्धचालक पदार्थों से बनी हुई युक्तियों और परिपथ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो इस समय हम लोग कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अभी इसके आगे ऑप्टो लिखा है। ऑप्टो जो शब्द है वो ऑप्टिक्स से आया है, मतलब यहां पे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ फ्यूजन हो रहा है, दोनों को आपस में मिलाया गया है, ठीक है। तो कहते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि डायोड कौन से डायोड होते हैं, वे डायोड, ठीक है, वे पीएन संधि डायोड जिसमें आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन और कोटरों का उत्पादन प्रकाश फोटोनों के कारण होता है, क्या कहलाते हैं,
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि डायोड कहलाते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि वे पीएन संधि डायोड जिसमें आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन एवं कोटर का उत्पादन फोटो यानी कि फोटॉन्स, प्रकाश फोटॉन्स के कारण होता है, क्या कहलाते हैं? फोटो डायोड मतलब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि डायोड कहलाते हैं। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि डायोड में हम लोग दो प्रकार के डायोड पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला है फोटो डायोड, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी एक प्रकार का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो फोटो डायोड है, ठीक है, ये उत्क्रम अभिनत में काम करने वाला पीएन संधि डायोड है। अभी इसमें क्या होता है, इसके नाम से लग रहा है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित तब होगी जब आप इसमें कोई प्रकाश को गिराएंगे, ठीक है। जब फोटो डायोड पर कोई वायु प्रकाश आपतित होता है तब वो फोटो डायोड, ठीक है, तब वो फोटो डायोड धारा को प्रवाहित करने देता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऐसा उसमें क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जब कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी फोटो डायोड पर गिरता है तो फोटोन जो होते हैं, प्रकाश जो होगा वो फोटोन के रूप में होगा, आप जानते ही हैं। जब वो प्रकाश फोटोन पीएन संधि डायोड पर गिरते हैं तो क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बारे में आपको पता है। संयोजी बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी कक्षा में बंधे हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन गिरता है तो संयोजी बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन या संयोजकता बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके चालन बैंड में चला जाता है, और जब संयोजी या संयोजकता बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में जाएगा तो संयोजकता बैंड में उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक कोटर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से निकल के चालन बैंड में चला गया है उसी के कारण आपको धारा मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। कहते हैं जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन गिरता है, ठीक है, वैसे ही ये जो अवक्षय परत होती है उसको हम लोग हासी क्षेत्र भी बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड के हासी क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन और कोटर को आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो कि अवक्षय परत के भीतर उत्पन्न होता है उसके द्वारा इसे सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। पी क्षेत्र में कोटर चले जाते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही प्रकाश फोटोन गिरता है यहां पे हासी क्षेत्र यानी कि अवक्षय परत के भीतर इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो जाते हैं और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उसको सेपरेट करता चलता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुए हैं वही इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में प्रवाहित होते हैं और धारा मिलने लगती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे मैं एक शब्द यूज करता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहते हैं फोटो डायोड जो है वो आंतरिक प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है, लेकिन ये आंतरिक प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि देखिए प्रकाश फोटोन गिरे, संयोजकता बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन ने प्रकाश फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण किया और वहां से निकल के चालन बैंड में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से निकल के चालन बैंड में जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? एनर्जी बैंड गैप यानी कि बैंड ऊर्जा अंतराल, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप के बराबर उसको एनर्जी चाहिए या उससे ज्यादा ही एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा को ग्रहण करके संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किस में चला जाता है? चालन बैंड में चला जाता है, ठीक है, लेकिन पदार्थ के बाहर नहीं निकलता। इस कारण इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रकाश विद्युत प्रभाव। अभी देखिए यहां पे चित्र 2 में आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, किसी फोटो डायोड के लिए VI वक्र बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम उत्क्रम अभिनत में आरोपित विभव के मान को बढ़ाते जाते हैं तो शुरुआत में तो विभव को बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा विशेष विभव आपको मिलता है जिसके आगे विभव के मान को बढ़ाने पर धारा के मान में कोई भी वृद्धि नहीं हो जाती और धारा का मान फिक्स होता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जब किसी फोटो डायोड पर उत्क्रम अभिनत में लगाए गए विभव के मान को 0 से बढ़ाया जाता है तब प्रारंभ में विभव के बढ़ने के साथ साथ धारा का मान भी बढ़ता जाता है, परंतु विभव के एक विशेष मान के बाद विभव को बढ़ाने पर धारा के मान में कोई भी वृद्धि या कोई भी कमी नहीं होती, धारा का मान फिक्स हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार धारा के प्राप्त नियत मान को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा यानी कि सैचुरेटेड करंट। अच्छा,
अब दोस्तों हमने ये देखा है कि जब आप प्रकाश यानी कि जो फोटोडायोड पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है, जब फोटोडायोड पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इसमें यानी कि फोटोडायोड में प्राप्त संतृप्त धारा का मान भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप प्रकाश यानी कि फोटोडायोड पर गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे परिपथ में फोटोडायोड के कारण मिलने वाली संतृप्त धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। यहां आप देख सकते हैं, पहले धारा I1 है, दूसरी संतृप्त धारा I2 है, तीसरी संतृप्त धारा I3 है, चौथी संतृप्त धारा I4 है और पांचवी संतृप्त धारा I5 है। अब इसमें आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा मान किसका है, I5 का है, उससे कम किसका है, I4 का है, उससे कम किसका है, I3 का है, उससे कम I2 का है और सबसे कम किसका है, I1 का है। ठीक है, तो इस प्रकार ये फोटोडायोड काम करता है। अब देखिए दोस्तों, फोटोडायोड की अगर हम बात करें कि इसका उपयोग कहां होता है, तो फोटोडायोड का उपयोग जो है वो प्रकाश के संसूचन यानी कि डिटेक्शन में यूज हो सकता है। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि कहीं पे प्रकाश है या नहीं, हालांकि वो देखने से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लाइट को डिटेक्ट करना हो कि हल्का सा भी प्रकाश आए तो मुझे पता चल जाए, तो उसके लिए आप क्या करिए, फोटोडायोड का यूज करिए। जैसे ही फोटोडायोड पे कोई भी प्रकाश गिरेगा तो क्या होगा, वो करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों इसका एक उपयोग और हो सकता है, ठीक है, फोटोडायोड का उपयोग करके आप ऑटोमेटिक, ये जो ऑटोमेटेड डोर और विंडोज होती हैं कि जो खिड़की अपने आप खुल जाती हैं या अपने आप बंद जाती हैं, दरवाजे आपने देखा होगा आजकल कई जगह पर ऐसे दरवाजे लगाए गए हैं कि आप उसके सामने जाके खड़े हो जाइए, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जब आप अंदर चले जाएंगे वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटेड डोर और विंडोज के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।